गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइगन के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करी थी, प्रकाश की आवृत्ति के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसको अप्लाई करके अपन कैसे किसी तरंगागर के आधार पर परावर्तित और अपवर्तित तरंगों की व्याख्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको बताया था, है ना। तो वो हाइगन का तरंग का सिद्धांत था, उसका सारा एक्सप्लेनेशन था, वहाँ तक हो गया काम। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यानी इसी क्लास में अब क्या स्टार्ट करेंगे, प्रकाश की एक बहुत ही शानदार घटना है उसका वर्णन करेंगे, है ना, और उसके लिए आवश्यक जो आसपास की 2-4 बातें हैं वो भी अपन करेंगे, ठीक है। उस घटना का नाम है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा वो नाम, व्यतिकरण, जिसके अपन ने पहले भी बात की थी। व्यतिकरण एवं कला संबद्ध स्रोत, एवं कला संबद्धता भी कह सकते हैं अपन। व्यतिकरण एवं कला संबद्धता, इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंस, ठीक है। देखो होता क्या इसमें, बहुत ही सिंपल घटना होती है व्यतिकरण वाली घटना। कला संबद्धता क्या होती है इसकी भी अपन बात करेंगे। व्यतिकरण वास्तविक तौर पे अपन कहते हैं कि व्यतिकरण जो प्रकाश है उनकी जो तरंग स्वरूप है ना, जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग अपन जो कहते हैं उसका क्या है, अभिलाक्षणिक गुण माना जाता है। क्या माना जाता है, अभिलाक्षणिक गुण माना जाता है। इसको अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं, प्रकाश तरंग का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण होने का मतलब क्या होता है कि अपन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर प्रकाश व्यतिकरण वाला प्रभाव दिखाता है तो वहां उसकी डेफिनेटली कौन सी प्रकृति होगी, तरंग प्रकृति होगी। यानी उसकी तरंग प्रकृति होने पर ही वो क्या दिखाता है, अपन को व्यतिकरण वाला प्रभाव दिखाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तरंग का ही गुण होता है उसका, प्रकाश का जो तरंग गुण है उसके कारण ही ये वाला जो उसका अभिलाक्षणिक गुण कहलाता है, कौन सा, व्यतिकरण, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि प्रकाश का तरंग स्वरूप होने के कारण ही प्रकाश क्या बताता है, व्यतिकरण प्रभाव दर्शाता है। ऐसा ही एक गुण और है जिसको अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन, जो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, है ना। ये प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ। ये प्रकाश तभी दर्शाता है जब वो तरंग स्वरूप में व्यवहार करता है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे अपन विवर्तन के बारे में, व्यतिकरण के बारे में अपन देखते हैं। हाँ, ये बेसिकली ये जो सिद्धांत है कौन सा, या ये जो गुण है जिसके अपन बात करें, अभिलाक्षणिक गुण कौन सा, व्यतिकरण वाला। ये व्यतिकरण किस पर निर्भर करता है, किस पर आधारित होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। किस पर आधारित होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अब ये देखें अपन, है ना, क्योंकि व्यतिकरण को समझाने के लिए गणितीय इसका स्वरूप अपन समझाएं या अपन इसका फिनोमिना अपन एक्सप्लेन करें कि ये होता क्या, वास्तव में ये घटना होती कैसे, है ना, उसका अगर अपन वर्णन करें तो उस कंडीशन में अपन को ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि अध्यारोपण का एक सिद्धांत है, जनरल थ्योरी है एक अध्यारोपण की, है ना, सामान्य एक सिद्धांत है। उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, व्यतिकरण को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का नाम आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में आप सुपरपोजिशन कहते हो। अध्यारोपण का मतलब एक के साथ दूसरा मिल जाना, आरोपित होना एक के साथ दूसरा, वो अध्यारोपण कहलाता है, ठीक है। या अपन यूँ कहें कि जैसे अपने पास सपोज तरंगे हैं, है ना, क्योंकि तरंग स्वरूप पढ़ रहे हैं प्रकाश का, तो अपने पास दो से ज़्यादा तरंगे हैं। सपोज एक तरंग है, उसका विस्थापन सपोज अपने पास कितना है, y1 है। सपोज उसका विस्थापन कितना है, y1 है। दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन कितना है, सपोज y2 है। तीसरी तरंग है, सपोज उसका विस्थापन कितना है, y3 है। ऐसे ही और बहुत सारी अपने पास तरंगे हैं और उनके विस्थापन इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर अपने पास एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग या जो भी तरंगे अपने पास हैं, है ना, और वो एक साथ हैं और किसी माध्यम में एक तरफ या किसी माध्यम की उपस्थिति में, चाहे वो निर्वात हो चाहे और कोई दूसरा माध्यम हो, उसमें अगर वो प्रोपोगेट कर रही है, गमन कर रही है, संचरण कर रही है, एक ही दिशा में संचरण कर रही है। क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में एक साथ संचरण कर रही हैं, तो उस स्थिति में उस माध्यम में वो तरंगे एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, अध्यारोपित हो जाती है, मिल जाती है एक दूसरे से, है ना। और ये जो मिलना होता है और मिलने के बाद जो स्थिति बनती है वो भी एक तरंग होगी, क्योंकि तरंगे मिलनी है तो क्या बनेगी, तरंग बनेगी, है ना। तो इसका मतलब वो जो परिणामी तरंग बनेगी
उसका विस्थापन सपोज अपने पास कितना है, कुछ समय पश्चात अपन देखें तो सपोज y है ना, ये परिणामी विस्थापन है। तो ये इस सिद्धांत के आधार पर अपन कहते हैं कि ये y कितना होगा, है ना, कि ये परिणामी जो तरंग बनी इन सारी तरंगों की मिलने से, मिक्स होने से एक दूसरे के साथ, इसको अपन साइंस की भाषा में अध्यारोपण कहते हैं ना। तो इसके इन तरंगों के अध्यारोपण से जो एक तरंग बनी है उस तरंग का परिणामी विस्थापन कितना है, y है। अब अपन ये देखें कि ये y कैसे ज्ञात करें, तो एक सिंपल थ्योरी दी गई कि ये जो तरंगे थी इनका जो पर्टिकुलर खुद का जो आयाम था या विस्थापन था, उन विस्थापनों का अगर अपन सदिश योग कर दें, है ना, तो क्या देगा, वो परिणामी विस्थापन को देगा। किसको देगा, परिणामी तरंग जो आपको प्राप्त हुई है उसके विस्थापन को आपको देगा। समझ गए, ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अब देखो हम इसको यहाँ सीधा का सीधा अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रकाश का तरंग स्वरूप होता है और बहुत सारी तरंगें जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो ये घटना घटित होती है। समझ गए, इसका मतलब इसका मूल रूप क्या है, ये रूप है। इसके रूप, इसके आधार पर, अध्यारोपण के आधार पर अपन इस घटना को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। अब क्या होता है कि ये जो घटना थी इसका भी इसके आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। कैसे दिया गया, हुआ क्या कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं, ये जो प्रकाश तरंगें हैं, ये बहुत सारी तरंगें जब माध्यम में किसी एक दिशा में जाती हैं, संचरित होती हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है ना, और अध्यारोपित होती है तो परिणामी जो तरंग बनती है उसका विस्थापन इससे ज्ञात कर सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन अब ये देखते हैं जब अध्यारोपित होती है और उसको अपन कहीं पर देखें, है ना, कहीं पर उसको प्राप्त करें किसी पर्दे पर परिणामी तरंग को, तो या परिणामी जो इन तरंगों का आयाम अपन को पता चल जाए या विस्थापन पता चल जाए तो उसके आधार पर इनकी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और तीव्रता के रूप में इनको डिटेक्ट करना ईजी रहता है अपने पास, है ना। तो उनकी तीव्रता को अगर अपन किसी पर्दे पर देखें, है ना, कि ज़्यादा चमकीली है, कम चमकीली है, ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, कम आ रहा है, यानी लाइट की जो तीव्रता वो ज़्यादा है या कम है, किस प्रकार की है, तब अपन इन तरंगों को जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित करते हैं। और ख़ास बात क्या ध्यान रखनी होती है इस कंडीशन में कि इन तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए, इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग समान होनी चाहिए और इन तरंगों का आयाम लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये तरंगें लगभग एक ही दिशा में, सारी की सारी तरंगें लगभग एक साथ यानी एक ही दिशा में माध्यम में क्या होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये तरंगे, एक नया नाम और अपन ने ऐड किया, देखो कला संबद्ध। ये तरंगे क्या होनी चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए, यानी इनके मध्य जो कलांतर वो नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। समझ गए। और खास बात क्या, इनके बीच पथांतर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो भी नियत होना चाहिए। तो इस प्रकार की इन गुणों को साथ में लेते हुए इन तरंगों का जब अध्ययन करते हैं, इनका जब अध्यारोपण होता है और सामने जब अपन कोई पर्दा रखते हैं और ये सारे मिल मिला करके उस पर्दे पर जब प्राप्त होती है इनकी तीव्रता, तब ये देखा जाता है कि तीव्रता कई बिंदुओं पर तो ज़्यादा मिलती है, ऐसे कई बिंदुओं पर एकदम डिम मिलती है, फिर ज़्यादा मिलती है, फिर डिम मिलती है, फिर ज़्यादा मिलती है ना, फिर डिम मिलती है, फिर ज़्यादा मिलती है। ये स्थिति बनती है कि वाइट, ये ब्राइट वाला दिख रहा है ना, चौक वाला, इसका मतलब यहाँ प्रकाश ज़्यादा है और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है इस पर प्रकाश क्या है, कम है ना। फिर ये ज़्यादा है प्रकाश, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। इस प्रकार का पर्दे पर प्रकाश का वितरण मिलता है अपन को, है ना, कि किन्हीं स्थानों पर प्रकाश ज़्यादा मिलता है और किन्हीं पर कम मिलता है, न्यूनतम, कई बार जीरो भी मिलता है अगर आयाम और इसकी आवृत्ति लगभग सेम होती है तो उस कंडीशन में, है ना। तो इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण अपन को देखने को मिलता है पर्दे पर, यानी एक जैसा पहले प्रकाश आ रहा था वैसा नहीं मिलता, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है प्रकाश का नियमित स्थिति में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, इंटरफेरेंस इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में। यानी अपन डेफिनेशन कैसे कहते हैं कि जब लगभग समान आवर्ती, समान तरंग दैर्ध्य, समान आयाम की तरंगे जिनके मध्य कलांतर क्या हो, नियत हो या कलांतर शून्य हो, तो ऐसी तरंगे जब एक ही दिशा में माध्यम में संचरित होती हैं और एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो सामने जो अपन पर्दा लेते हैं उस पर्दे पर जो इनका तीव्रता वितरण देखते हैं या माध्यम में उस जगह पर अपन इन तरंगों का अध्ययन करें तो इनकी तीव्रता कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, एक निश्चित पैटर्न में, प्रारूप में अपन को प्राप्त होती है। ये जो प्रकाश की घटना है वो क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये घटना देखी गई और ये घटना व्यतिकरण कहलाती है।
और इसके लिए शर्तें क्या रहती हैं, व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या रहती हैं, अभी अपन ने बात करी थी, शर्तें वही रहती हैं, है ना। शर्तें मैंने जो बोली ना वही रहनी चाहिए, वो अपन पढ़ेंगे भी आगे थोड़ा सा। जो मैंने नाम लिए सारे के सारे, आवर्ती समान होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए, ये सारी जो बातें होती हैं ये क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। और ये जितनी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे तरंगे इन बातों को, उतना ही अच्छा यहाँ प्रतिरूप बनेगा, है ना। पैटर्न जिसको अपन कहते हैं, प्रारूप जिसको कहते हैं, प्रारूप यानी तीव्रता का जो वितरण है उसको अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप। ये व्यतिकरण प्रारूप भी इसको अपन कह सकते हैं, पैटर्न जिसको अपन कह सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये जो तीव्रता होती है ना अपने पास की, कहीं ज़्यादा तीव्रता है, कहीं एकदम से अंधेरा सा, फिर तीव्रता ज़्यादा, फिर अंधेरा, तो अपन देखते हैं कि ये जो चमकीला भाग है कहीं पर, फिर अंधेरा सा मिलता है, फिर चमकीला, फिर अंधेरा, इनको फ्रिंजें कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फ्रिंज। क्या कहा जाता है, फ्रिंज कहा जाता है। एक नया नाम दिया जाता है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब ये प्रतिरूप का एक छोटा हिस्सा, है ना, कि किस प्रकार का है। चमकीला है तो ये चमकीली फ्रिंज, और बीच में एक काला है हिस्सा, है ना, तो ये काली फ्रिंज कहलाएगी। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसको दीप्त भी कह सकते हैं। दीप्त यानी जो चमक रहा है ना, वो दीप्त फ्रिंज होगी। और ये बीच वाला काला भाग है, यहाँ कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी कहलाती है, अदीप्त फ्रिंज। तो इसका मतलब अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण की जगह अपन ये भी कह सकते हैं कि फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होता है। और फ्रिंज कैसे मिलते हैं, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, यानी चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली, इस प्रकार की फ्रिंजें अपन को मिलती हैं। समझ गई बात। अब अपन एक चीज़ और भी कहते हैं, देखो यहाँ हुआ क्या, प्रकाश तरंगे थी, है ना, था तो प्रकाश ही ना, है ना। ये प्रकाश क्या हुआ, एक दूसरे के साथ अध्यारोपित हुआ, मिला, है ना। तो मिला तो हमें मिलने के बाद क्या स्थिति मिली कि प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हुआ कई जगहों पर। कई जगहों पर तो ज़्यादा चमकीला मिला, कई जगहों पर देखो बिल्कुल नहीं मिला, कई जगहों पर एकदम से काली फ्रिंजें मिली, है ना। इन कालापन मिलना या यहाँ प्रकाश नहीं मिलना, यानी यहाँ अंधेरा मिलना, है ना। ये तो प्रकाश ही हुआ ना एक तरह से, चमकीला का मतलब प्रकाश का है प्रारूप। और ये बीच वाला भाग जहाँ दिख रहा है ये अंधेरा हुआ आपको। ये जो भाग है यहाँ देखो, इन भागों पर देखो क्या दिखता है आपको, इन भागों पर क्या दिखता है, अंधेरा, यानी काली फ्रिंज है। ये कौन सी फ्रिंज है, काली फ्रिंज है, ठीक है। इसलिए एक चीज आपको समझ में आई क्या इसमें, इस घटना में, ये देखो बहुत विचित्र घटना है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कभी। कौन सी घटना, कि प्रकाश तरंग है, ये भी प्रकाश तरंग है, ये भी प्रकाश तरंग है। ये तो हमने सुना है कि प्रकाश प्रकाश को मिलाने पर प्रकाश मिलेगा, सीधी सी बात है ना। एक बल्ब जला दिया, दो जला दिया, सपोज लाइट ही मिलेगी। ये तो अपन ने सामान्य दैनिक जीवन की घटना है कि एक बल्ब जब जला दिया कमरे में और दूसरा बल्ब जला दिया, और दोनों बल्ब जलाने पे भी कमरे में क्या दिखेगा आपको, लाइट ही दिखेगी, अंधेरा थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो शर्तें मैंने बताई थी ना, कौन कौन सी, आवर्ती समान, तरंग दैर्ध्य समान, और साथ में ये महत्वपूर्ण घटना थी एक ही, है ना, कला संबद्धता, यानी कला संबद्ध होनी चाहिए ये प्रकाश तरंगे, है ना। अगर ऐसी स्थिति है और इस प्रकार का प्रकाश आपके पास है, ऐसे दो स्रोत आपके पास प्रकाश के हैं, और उनसे उत्सर्जित तरंगे अगर प्रकाश तरंगे मिलती हैं, तो ध्यान दो अंधेरा भी उत्पन्न होता है। यानी प्रकाश के साथ मिल करके अंधेरे को भी जन्म देता है। समझ गए, बहुत विचित्र घटना है ना, कि प्रकाश और प्रकाश को मिलाएं तो अंधेरा भी उत्पन्न हो सकता है। यही तो घटना है विषय व्यतिकरण की, है ना। बहुत शानदार घटना होती है। इसमें तो अचंभा होता है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है जबकि ऐसा, है ना। तब इसका एक्सप्लेनेशन आगे करते हैं, कला संबद्धता को भी देखते हैं, और आगे इसके आधार पर व्यतिकरण की घटनाओं का वर्णन करते हैं कि ऐसा क्यों मिलता है। इसका एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस था वो यंग ने दिया था सबसे पहले, है ना। यंग का द्विस्लिट प्रयोग जिसको अपन पढ़ते हैं, है ना, और उसने फिर इस ढंग से बताया था कि ऐसा क्यों मिलता है, कहाँ कहाँ कैसे प्रकाश से प्राप्त होता है। उससे पता चला था कि वास्तव में ये अंधेरा होता है, ये प्रकाश का ही रूप होता है एक, यानी प्रकाश के साथ मिलकर अंधेरा भी उत्पन्न कर सकता है। ये आया हुआ भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2-3 साल पहले, कि प्रकाश के साथ मिलकर के अंधेरे को जन्म देता है। ये प्रकाश की कौन सी घटना है, ये प्रकाश की कौन सी घटना है, व्यतिकरण वाली घटना है, ठीक है। तो ये व्यतिकरण था। व्यतिकरण के बारे में अब आप क्या कह सकते हो, कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति लगभग समान हो, जिनकी तरंग दैर्ध्य लगभग समान हो, जिनका आयाम लगभग समान हो, और जो कला संबद्ध हो, यानी उनके बीच कलांतर है वो नियत हो, तो इस स्थिति में जब वो माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे के साथ मिलती है,
अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में किन्हीं अध्यारोपण के पश्चात माध्यम में अगर अपन इनकी तीव्रता देखते हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, किन्हीं पर न्यूनतम, किन्हीं पर अधिकतम, किन्हीं पर न्यूनतम, यानी कि तीव्रता का पुनर्वितरण अपन को प्राप्त होता है। ये तीव्रता का पुनर्वितरण क्या कहलाता है, यानी ये तीव्रता का पुनर्वितरण, ये प्रारूप क्या कहलाता है, व्यतिकरण प्रारूप कहलाता है। और ये जो घटना घटी है वो क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें इस कला संबद्धता का क्या फर्क पड़ता है। ये कला संबद्धता दो प्रकार की होती है ना। कौन सी प्रकार की कला संबद्धता आगे की क्लास में पढ़ोगे आप, स्थानिक कला संबद्धता, कालिक कला संबद्धता आगे पढ़ोगे, दो प्रकार की होती है। हाँ, अपन यहाँ केवल कला संबद्धता को ही समझेंगे, है ना। अपने तक यहाँ 12th लेवल तक केवल कला संबद्धता ही है। इसका फर्क क्या पड़ता है इन तरंगों पर और इस प्रारूप पर, क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ दो प्रकार का प्रारूप बना, एक तो चमकीला और एक काला, है ना, दो प्रारूप बने। ये जो चमकीला वाला प्रारूप है इसको कहते हैं, व्यतिकरण के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होते हैं व्यतिकरण के। कौन कौन से प्रकार होते हैं व्यतिकरण के, दो। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, इसको एक को तो क्या कहा गया, संपोषी, और दूसरे को क्या कहा गया, विनाशी। पहले को तो दो प्रकार प्राप्त हुई इसके, यानी एक तो चमकीला प्रारूप प्राप्त हुआ, एक अंधेरे वाला हुआ। तो जो चमकीला हुआ उसको तो क्या नाम दिया गया, संपोषी व्यतिकरण, उस घटना को तो, और जो अंधेरे वाला है उसको क्या नाम दिया गया, विनाशी व्यतिकरण नाम दिया गया, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा देखो क्या हुआ कि जब प्रकाश तरंगें एक दूसरे के साथ किसी नियत कला की स्थिति में होती हैं, कला की स्थिति का मतलब क्या हुआ, उनकी जो पोजीशन है या किसी समय के साथ एक, जहाँ से जिस पोजीशन पे एक गुजरती है दूसरी तरंग भी समय के साथ एक निश्चित स्थिति में उसके साथ संबंध रखे और गुजरे वहाँ से, ऐसी अगर स्थिति है तो उसको अपन कला संबद्धता कहते हैं। या अपन यूँ कहें कि एक तरंग है, उसका कला उसकी कला देख ली अपन ने, इसकी कला क्या है वो अपन को पता चल गई। दूसरी तरंग है, इसकी कला क्या है वो अपन को पता चल गई, है ना। और दोनों की कला में अपन संबंध देखें, सपोज इसकी कला φ1 और इसकी कला कितनी है φ2, तो दोनों के बीच कलांतर कितना होगा, φ बराबर φ1 माइनस φ2, डिफरेंस φ1 डिफरेंस φ2, ये कलांतर हो गया डेल्टा φ, जिसको मैं कह सकता हूँ, है ना, कि दोनों के बीच कोणीय अंतर इतना है। अपन निरूपित करते हैं ना इस प्रकार से तरंग को, है ना, इस प्रकार से। तो कोई दूसरी तरंग अपन ने ऐसे निरूपित करी, ऐसे, तो इसका पीक और इसका पीक, इन दोनों पीक के बीच अगर अपन कहें कि जो अंतर है वो डेल्टा φ है ना, कि ये पीक पर इस टाइम पहुंचती है और ये पीक पर इस टाइम पहुंचती है, फिक्स समय पर बाद ही पहुंचती है। यहाँ भी अपन देखें कुछ दूरी पर चलने के बाद तो भी अगर ये बराबर ही हो, डेल्टा φ ही हो, इसका मतलब इन दोनों तरंगों के बीच किन्हीं भी स्थितियों की, इन स्थितियों के बीच भी देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, डेल्टा φ, है ना, है ना, किसी भी पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच भी देखोगे तो इसका मतलब किसी निश्चित समय पर अपन देखते हैं तो इनकी कोणीय जो स्थिति होती है ना वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऐसी स्थिति में इनको कला संबद्ध कहा जाता है ना। तो इनमें कलांतर है, ये फिक्स है, यहाँ देखो चाहे वहाँ यहाँ कहीं पर देखो, इनकी कलांतर क्या है, निश्चित है। तो ये जो कलांतर है ये अगर कितना हो, 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, यानी पाई का समगुणज हो, तब तो जो घटना घटित होती है वो कौन सी होती है, संपोषी व्यतिकरण, और वहां प्रकाश मिलता है आपको, है ना। और अगर ये ही कलांतर आपके पास पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन, यानी पाई का विषम गुणज हो, तो उस स्थिति में अपन को क्या मिलता है, अंधेरा मिलता है। यानी इनको विपरीत कला वाली स्थिति कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, विपरीत कला वाली स्थिति कहा जाता है। जैसे एक सामान्य सी बात बताऊं, कैसे कह सकते हो आप विपरीत कला वाली स्थिति, है ना, कैसे कह सकते हो। देखो मेरे पास एक तरंग है इस प्रकार से, है ना, ये तरंग है, एक दूसरी तरंग मैं लेता हूं इस प्रकार से, तो मैं कह रहा हूं कि जब इसका पीक यहां मिलता है तभी इसका पीक यहां मिलता है ना, और इसका पीक और इसका पीक भी देखें तो भी ये पीक वाली पोजीशन ही है। मैं कहूं कि अगर इसका पीक देखें और इसका गर्त देखें, ये वाला, है ना, ये वाली, तो क्या स्थिति, क्योंकि मैं यहाँ जब इनका नोटेशन करता हूँ तो सपोज यहाँ मेरे पास 2 पाई है तो यहाँ 3 पाई होगा, और इस स्थिति पर क्या हो जाएगा, 4 पाई, है ना, क्योंकि एक पूरा राउंड लगता है तो कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। और अपन प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं तो अपन यहाँ से चले, सपोज 2 पाई वाली पोजीशन से चले और चल करके अपन कहाँ तक गए, वापस इस पीक वाली पोजीशन में आ गए। तो 2 पाई से चले थे, कितना आ गए, 4 पाई, डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई का। इसका मतलब क्या हुआ
2 पाई प्रारंभिक स्थिति वापस आ गई, तो अपन यहाँ से चले यहाँ प्रारंभिक पोजीशन पे आ गए, है ना। तो इसका मतलब ये जो कलांतर है ये कितना है, 2 पाई का है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली पॉइंट की पोजीशन यानी ये वाली पॉइंट की पोजीशन दोनों सेम है ना, तब तो क्या होगी, दोनों की समान कला वाली स्थिति होगी। मैं इसके और इसके बीच की स्थिति देखूं तो, यानी पहली तरंग की ये पॉइंट वाली स्थिति, दूसरे तरंग की ये पॉइंट वाली स्थिति देखूं तो क्या होगा, कलांतर 2 पाई। अगर इसका और इसका हिस्सा देखूं तो कितना होगा, यहां से यहां तक का भाग पाई। अब देखो यहां तरंग का पीक है, उच्च सिरा है जिसको श्रृंग कहते हैं, और ये कौन सा है, गर्त है, नीचे वाला सिरा जस्ट, है ना। और दोनों के बीच कलांतर कितना है, पाई का। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अब जब जस्ट अपोजिट चीजें मिलती हैं तो क्या देती हैं, अंधेरा देती हैं यहाँ पर। इसको विपरीत कला वाली स्थिति कहते हैं, है ना। ये पीक है और ये गर्त है ना। तो ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये उच्च सिरा है, ये निम्न सिरा है, तो दोनों विपरीत स्थितियां हैं एक दूसरे के। अगर ये विपरीत स्थितियां मिलेंगी तो उनमें कलांतर पाई का होगा और मिलकर के क्या देंगे आपको, शून्य तरंग की स्थिति, शून्य आपके प्रकाश की स्थिति देंगे, अंधेरे वाली स्थिति देंगे। अगर पीक पीक मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीक पीक मिलती है तो। अगर ये वाली और ये आगे वाली स्थिति देखूं मैं, ये वाली, इनके बीच भी कलांतर 2 पाई है, तो ये और ये मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उनके बीच 2 पाई कलांतर आ गया। ये भी गर्त है, ये भी गर्त है, ये मिल करके ज्यादा ही देंगे प्रकाश, समझ गए। तो इनको समान कला की स्थितियां कहा जाता है, और इनको विपरीत कला की, देखो जस्ट विपरीत हो गए, नहीं ये पीक पर है, ये दूसरी साइड पीक पर है, अपोजिट हो गई, तो इसलिए विपरीत कला वाली स्थिति इनको कहा जाता है ना। तो अपन कह रहे हैं कि जब तरंगों की, अगर ये तरंगे हैं और सपोज इस पॉइंट से दूसरी वाली तरंग का ये पॉइंट मिलता है या ये पॉइंट मिलता है ना, ऐसे ऐसे इनका मिलन होता है, तब तो अपने पास कलांतर कितना रहता है, या तो 0 रहता है। जैसे इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट मिला, तब तो कलांतर क्या हुआ, इन दोनों के बीच 0। अगर तरंगे आगे पीछे रहीं किसी स्थिति में और ये पॉइंट इसके साथ कॉन्साइड करता है ना, तब अपने पास 2 पाई कलांतर, अगर अगले वाले के साथ तो 4 पाई। इस प्रकार से निश्चित रहे कि 2 पाई 4 पाई अगर निश्चित कलांतर रहे तो उस स्थिति में जो तरंगे मिलती हैं तो प्रकाश संपोषी व्यतिकरण की घटना को जन्म देता है ना। और क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण कब होता है, जब मैंने बताया कि इस पॉइंट के साथ इसका ये सिरा मिलता है ना, या इस पॉइंट के साथ ये सिरा मिलता है, 3 पाई हो गया ना यहाँ तक। तो ऐसी स्थिति में अगर तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो क्या होता है, अपने पास विनाशी व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या मिलता है अपन को, अंधेरा मिलता है। इसलिए प्रकाश के साथ मिलकर आपको क्या देता है, अंधेरा देता है, ठीक है। ये वाली घटना है। इसी को अपन दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कला वाली इन स्थितियों का एक दूसरे के साथ मैच वाला तरीका है, इसको अपन क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में कला संबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, कला संबद्धता। वो क्या होती है वो देखते हैं, है ना। तो विनाशी व्यतिकरण और संपोषी के बारे में पता चल गया आपको कि जब तरंगे क्या होती हैं, 0 2 पाई 4 पाई इन कलांतर के मानों के साथ एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश जो आपको प्राप्त होता है पर्दे पर, वो अधिक प्रकाश, अधिक तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। और ये घटना क्या कहलाती है, संपोषी व्यतिकरण की कहलाती है। दूसरी घटना कौन सी, जब प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर या तो पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई, यानी विषम गुण जो पाई का। तो इन स्थितियों में जब प्रकाश तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं तो क्या देती हैं आपको, प्रकाश का कौन सा, अंधेरे वाला प्रारूप देती हैं। दीप्त की जगह अदीप्त फ्रिंज देती हैं, काली फ्रिंज आपको प्राप्त होती है। पर्दे पर प्रकाश न्यूनतम तीव्रता का प्राप्त होता है, शून्य तीव्रता भी हो सकती है अगर आयाम वगैरह बराबर हो सारे के सारे। तो उस स्थिति में तो ये जो प्रकाश की जो घटना है वो कौन सी कहलाती है, विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। ये प्रकाश की घटना के 2 प्रारूप थे। अब इसको अपन देखते हैं कला संबद्धता को। कला संबद्धता को अपन कैसे देखें कि जो प्रकाश स्रोत है, सपोज कोई प्रकाश स्रोत है ना, प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होगा, तरंगों के रूप में अपन उसका अध्ययन करेंगे। अगर मैं कहूँ कि 2 प्रकाश स्रोत मेरे पास हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा मेरे पास प्रकाश स्रोत यहाँ पर है ना। हम ये कहें कि ये जो प्रकाश स्रोत है इससे उत्सर्जित तरंगे ये हैं, इससे उत्सर्जित तरंगे ये है ना। तो इससे उत्सर्जित तरंग ये, इससे उत्सर्जित तरंग ये। अगर अपन एक बात कहें कि प्रकाश स्रोत आपके पास 2 प्रकाश स्रोत हैं, दोनों प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगें अपन देख रहे हैं और इन तरंगों का संचरण अपन देखें, फिर ये कहें कि माध्यम में इन तरंगों के बीच कला वाली जो स्थिति होती है ना, कलांतर इन दोनों के बीच क्या रहता है, या तो शून्य होता है या नियत होता है ना। यानी इस कला वाली किसी स्थिति में इसका पॉइंट यहाँ पर माने और किसी स्थिति में इसका यहाँ माने। इसकी स्थिति कला वाली किसी टाइम पर φ1 और किसी टाइम पर किसकी कितनी है φ2 है किसी टाइम पर। तो दोनों के बीच किसी टाइम t पर, t बराबर t1 पर, किसी टाइम t1 पर कलांतर कितना आ गया, डेल्टा φ1 डिफरेंस φ2। ये हो गया है ना।
किसी समय पर अपन ने देखा, किसी समय पर किसी स्थान पर अपन देख रहे हैं तो क्या होगा, ये इस पॉइंट की देखें स्थिति तो क्या होगा, φ1 होगा इसके लिए कला की स्थिति, इसके लिए कितनी होगी कला की स्थिति, φ2 होगी, है ना। कोणीय स्थिति अपन नोट करते हैं ना, इसलिए कोणीय स्थिति का मतलब अपन ऐसे देखते हैं ना, तरंगों का आप देखते हो ऐसे, तो आप लिखते नहीं क्या 0 π/2 पाई 3π/2, है ना, 2π, ये जो नोटेशन होता है ना, फाई वाला नोटेशन होता है ना। तो अपन किसी पोजीशन के लिए देख लें कि यहाँ वाली स्थितियाँ देखें, ये वाली, है ना, ऐसे। तो अपन किसी इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ सपोज फाई है मान, है ना, किसी एक के लिए φ1 है, किसी दूसरे के लिए φ2 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दो तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं दो प्रकाश स्रोतों से, है ना, और अपन ये करें कि माध्यम में संचरित हो रही है, और संचरण के समय अपन ये देखना चाहें कि माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर अगर अपन अलग अलग टाइम पर देखना चाहें, है ना, तो सपोज किसी टाइम t बराबर t1 पर अपन ने शुरू किया देखना, है ना, तो आपने देखा कि निश्चित बिंदुओं से गुजर रही है तरंगे, तो क्या होगा, इनके बीच कलांतर φ1 डिफरेंस φ2 है कलांतर। अगर मैं कहूं कि ये कलांतर क्या रहे, नियत रहे, या तो शून्य रहे, या तो क्या रहे, शून्य, या क्या रहे, नियत। कब, जब मैं t बराबर क्या देखूं, t2 पर देखूं, और t बराबर किस पर देखूं, t3 पर देखूं, तो भी ये कितना रहना चाहिए, इतना, और t बराबर t4 पर देखूं तो भी क्या रहना चाहिए, इतना, यानी ये नियत रह जाए, या शून्य है तो शून्य ही बना रहे, समझ गए। तो दो तरंगे दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित है, माध्यम में एक दूसरे के साथ संचरित हो रही है, एक ही दिशा में अध्यारोपित हो रही है, फिर अपन देखें संचरण हो रहा है सपोज, या अध्यारोपित होने से पहले भी अपन देखें किन्हीं स्थानों पर देखें, तो t बराबर t1 समय पर देखा, t बराबर t2 समय पर देखा, t बराबर t3 t4 समय पर देखें, और दोनों के बीच कलांतर अगर मेजर करते जाए, मापते जाए कि t1 पर इतना था, t2 पर इतना था, t3 पर इतना था, और वो या तो शून्य मिले हमें हर बार, या क्या मिले, नियत मिले, तो इस स्थिति में वो प्रकाश तरंगे कैसी कहलाती हैं, कला संबद्ध। क्या कहलाती हैं, कला संबद्ध। कौन सी तरंगे कहलाती हैं, कला संबद्ध कहलाती है, यानी कला में उनमें एक निश्चित संबंध है, समझ गए, वो कला संबद्ध कहलाती है। और ये जो गुण होता है, ये कला संबद्ध जो गुण होता है तरंगों का, ये गुण कला संबद्ध होने का, ये क्या कहलाता है, कला संबद्धता। ये गुण क्या कहलाता है, कला संबद्धता कहलाता है ना। और ये जो कला संबद्ध तरंगे कला संबद्ध होने का मतलब किससे उत्सर्जित हो रही है, इन प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित हो रही है, तो ये प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, अब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। यानी अपन यूं कहेंगे कि किन्हीं प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य समय के साथ कलांतर अगर शून्य रहता है या नियत रहता है, तो इस स्थिति में वो प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध कहलाते हैं, और वो तरंगिकाएं भी कला संबद्ध कहलाती हैं। और ये प्रकाश स्रोतों का जो गुण है वो क्या कहलाता है, कला संबद्धता कहलाता है, समझ गए। अगर अपन कहें कि इनके बीच कलांतर बदलता रहता है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बदल गया फिर बदल गया, तो ये गुण क्या कहलाता है, कला असंबद्धता। ये गुण क्या कहलाता है, कला असंबद्धता। और इस स्थिति में ये प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, कला असंबद्ध। क्या कहलाते हैं, कला असंबद्ध कहलाते हैं। अब एक चीज और देखो आप इसमें, है ना, इस कला संबद्धता को और थोड़ा सा ढंग से देखते हैं अपन। क्या देखा आपने कि ये जो प्रकाश स्रोत था, जैसे मैंने एक बल्ब ले लिया, है ना, एक बल्ब ले लिया मैंने, एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, ठीक है, ये दो बल्ब है, पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब मेरे पास है। अब होता क्या है, बल्ब जैसे ही और भी प्रकाश स्रोत है, ट्यूबलाइट है, और ले लो आप, कोई लैंप ले लो, है ना, कोई मोमबत्ती ले लो सपोज, ठीक है। ऐसे अगर अपने पास दो कला संबद्ध स्रोत हो, कला संबद्ध नहीं होंगे सॉरी, ऐसे दो सपोज अपने पास स्रोत हैं, तो इनकी कला संबद्धता को अपन देखते हैं कैसी रहती है। अब अपन कह रहे हैं कि ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब भी जल रहा है। होता क्या है, ये प्रकाश जब अपन पढ़ते हैं ना, प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जो चीज़ इसमें, जैसे ट्यूबलाइट की बात करें अपन, है ना, तो अपन कह रहे हैं कि इसमें जो भरी रहती है गैस, उसके अणु क्या होते हैं, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, है ना, स्पार्क के थ्रू। अब उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं तो कुछ समय के लिए रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते, है ना, ये उनका लाइफ टाइम होता है पर स्टेट में। इसके बाद जैसे ही वो नीचे आते हैं तो क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश। उसको अपन किसके रूप में मान रहे हैं, तरंगों के रूप में। ये सपोज एक इलेक्ट्रॉन था या एक परमाणु था, वो उत्तेजित से अनुत्तेजित हुआ,
तो इस प्रकार का प्रकाश प्राप्त है। अब इसमें तो बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, तो सपोज इस वाला भी आ गया होगा थोड़े समय बाद, उसके बाद इस वाला भी आ गया होगा ग्राउंड स्टेट में इस समय बाद। तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या मिलती है, इस प्रकार के थोड़े थोड़े स्पंद मिलते हैं, है ना, इस प्रकार के। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये एक तरंग का स्वरूप अपन देखें तो सिंपल एक ही प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित ऐसे छोटे छोटे स्पंद अपन को मिलते हैं। देखो यहां से चले, ये तरंग पहले परमाणु के द्वारा यहां मिली, यहां खत्म हुई, लेकिन दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुए तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी थोड़ी इसके बाद से ही हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है तरंग का प्रारूप। तीसरा ये ऊपर ना जाकर के तीसरा यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें, इसमें और इसमें तीनों में कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, समझ गए। और वास्तव में ये जो प्रकाश स्रोत अपन देखते हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई टॉर्च है, कोई मोमबत्ती है, इनमें ऐसी ही घटना होती है ना। असंख्य परमाणु होते हैं और वो क्या उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो कब कौन सा उत्सर्जित करता है, ये सम्मिलित प्रारूप अपन को मिलता है प्रकाश का, है ना। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो होते हैं उनके बीच इनके मध्य कोई निश्चित संबंध नहीं होता, है ना। इसलिए सामान्य दो मोमबत्ती रख दी, दो बल्ब रख दिए, तो इनके बीच कला संबद्धता नहीं होती, ये कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं, है ना। आजकल कुछ प्रकाश स्रोत बनाए गए हैं, इनको जिनको अपन लेजर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजर प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि की कला संबद्धता दर्शाते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय होते हैं और बहुत ज़्यादा दिशात्मक होते हैं, और साथ के साथ बहुत उच्च कला संबद्ध की स्थिति होती है इनके साथ। इसलिए क्या करते हैं, इन प्रकाश स्रोतों को काम में लेकर के अपन क्या कर सकते हैं, व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। यंग ने इसका एक दूसरा तरीका निकाला था, है ना। यंग ने दूसरा तरीका क्या निकाला था कि एक ही प्रकाश स्रोत ले लिया और उससे उत्सर्जित प्रकाश है उसके तरंगागर को दो भागों में बांट लिया, समझ गए। तो इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, अन्य प्रकाश स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, जो अगली क्लासों में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।